The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया, चक्रवात आया, उसके बाद क्या स्थिति है, देश में कोरोना की क्या स्थिति है, कौन सा राज्य है जो इस चक्रवात और कोरोना दोनों से बराबर जूझ रहा है, कहां पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कहां पर गड़बड़ी हो रही है और क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोरोना को लेकर बिना कोई बड़ा बयान दिए अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने आज देश के हक में क्या फैसले लिए, ये सब बताएंगे आपको आज के शो में। सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो बिहार के समस्तीपुर का है। इसमें आपको लौंडा नाच की प्रस्तुति नजर आ रही है। जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुना हो उन्हें शायद सुनने में अटपटा लगे, लेकिन बिहार में लौंडा नाच लोक परंपरा यानी कि फोक ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें कलाकार लड़के होते हैं लेकिन पोशाक लड़कियों की होती है। अब संस्कृत से आगे संक्रमण की बात कर लें। कोरोना के वक्त में देश में सभी सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक है, तो फिर ये कार्यक्रम कैसा हुआ और इस पर आपको अगर ये बताएं कि ये कहाँ हुआ तो शायद आपका आश्चर्य बढ़ जाए। ये लौंडा नाच समस्तीपुर में पड़ने वाले विभूतिपुर प्रखंड के देसरी कर्रख नाम के गांव में बने क्वारंटीन सेंटर के अंदर हुआ। ये क्वारंटीन सेंटर गांव के स्कूल में बनाया गया और यह गांव यहाँ पर जो गांव के प्रवासी लोग हैं जो बाहर से लौटे हैं उनको रखा गया है। बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ मजदूर और नरेश सदा नाम के शख्स ने ग्राम प्रधान के पति से, प्रधान पति जो गांव को जानते हैं वो इस पद से वाकिफ होंगे, कार्यक्रम कराने का आग्रह किया। इसके बाद वार्ड सदस्यों की सहमत से 18 मई की शाम को आयोजन हुआ। इलाके के कोरोना प्रभारी ने इंडिया टुडे से कहा कि उन्हें सब जानकारी प्रेस से ही मिली। क्वारंटीन सेंटर में मनोरंजन के लिए टीवी इत्यादि है, खेलने की व्यवस्था भी है, लेकिन बाहर से आकर कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता। जाँच के बाद कार्रवाई होगी। सुना सुना लग रहा है आपको ये वाक्य? जाँच के बाद कार्रवाई होगी। बिहार से लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं। बिहार के प्रशासन के लिए और नीतीश कुमार की सरकार के लिए ये चिंता का विषय है। बाकी सिर्फ सरकारों का क्या कहें, लोगों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम, इस तरह के एडवेंचर से बचिए। अब आपको दिन की सुर्खियां बताते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 49,12,000 हो गए, 17 लाख लोग ठीक हो गए, मौतें 3,24,000। राउंड फिगर। ये तो दुनिया के आंकड़े हो गए। भारत के आंकड़े क्या हैं? यहाँ राउंड फिगर नहीं, एग्जैक्ट बताएंगे। कुल मामले 1,06,750, ठीक हुए 42,298 और मौतें 3,303। और पिछले 24 घंटे का आंकड़ा क्या है? 5,611 मामले सामने आए, 3,124 लोग ठीक हुए और 140 लोगों की मौत हुई संक्रमण के चलते। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, इसके महामारी विभाग में वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने जानकारी दी है कि अब तक भारत में 25 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 19 मई के दिन भारत ने दूसरी बार एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए। अब तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश को लेकर समय समय पर चिंता जताई गई है, लेकिन अब ओडिशा में भी मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक राज्य में 900 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के बाद ओडिशा की दूसरी बड़ी दिक्कत है अम्पन चक्रवात। बंगाल की खाड़ी में उठा ये चक्रवात आज दोपहर 4:30 बजे पश्चिमी बंगाल के दीघा के नज़दीक ज़मीन पर आ गया, लेकिन ज़मीन पर आते आते ये सुपर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया, यानी इसकी गति कुछ धीमी हो गई। इससे पहले ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई। 106 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चली। पश्चिम बंगाल और ओडिशा
जहां इस चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर रहने की आशंका है। यहाँ तकरीबन 6.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जी NDRF को हिंदी में यही बुलाया जाता है, कितना क्यूट सा नाम है ना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF। इसके महानिदेशक SN प्रधान ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तैयारियों की जानकारी दी। सुनिए। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 टीम डिप्लॉयड हैं और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाई में है। 2 में से और एक टीम कलकत्ता में बुलाया गया है क्योंकि कलकत्ता जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और QDA है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। एडिशनल अलर्ट टीम्स, जैसा कि मैंने कहा, वो बरकरार हैं। अगर ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही ज़रूरत पड़े, साइक्लोन के बाद भी ज़रूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में। अगर डेवस्टेशन ज़्यादा हो तो 6 बटालियन में 4-4 टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंड बाई में हैं एयरलिफ्ट के लिए, और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं। इसके अलावा IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात की रफ्तार कुछ कम पड़ेगी, लेकिन कोलकाता इसके रास्ते में है। साथ ही इसके चलते असम में भी भारी बारिश होगी। तीसरी सुर्खी एग्जाम से जुड़ी है। कई लोगों को लग रहा होगा कि बोर्ड में जितना बचा है अब उससे बच गए। ऐसा नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के बाद अब अलग अलग राज्यों के बोर्ड भी अपने यहाँ परीक्षाएं करवा सकेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को ही छूट दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के दायरे में कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकेगा। मास्क और हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य होंगे। साथ ही छात्रों के आने जाने की व्यवस्था भी राज्यों को खुद करनी होगी। CBSE अपनी बची हुई बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराने वाला है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि CBSE के छात्र अब अपने स्कूल में ही परीक्षा देंगे, उन्हें अलग परीक्षा केंद्रों पर नहीं जाना होगा। एक और अपडेट, सरकार ने काम शुरू तो कर दिया, लेकिन काम करने वालों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। आज सुबह तकरीबन 9 बजे दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर हरियाणा पुलिस और मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के सलाहपुर माजरा गांव से लगी सीमा पर कई मजदूर इकट्ठा हुए। ये गुरुग्राम में अपनी फैक्ट्रियों तक जाना चाहते थे, लेकिन बॉर्डर सील था और सभी के पास छूट वाला पास नहीं था। इसके बाद बहस हुई, फिर हिंसा हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, लेकिन हालात जल्द काबू में पा लिया गया। एक अपडेट विदेश में फंसे भारतीयों से जुड़ा। उन्हें भारत लाने का जो नौसेना का मिशन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये 1 जून से अपने तीसरे चरण में जाएगा। इसमें श्रीलंका में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत यानी कि देश वापस लाया जाएगा। सबसे पहले INS जलाश्व को भेजा जाएगा, जो कोलंबो से भारतीयों को लेकर 1 जून को देश लौटेगा। इसी दिन से भारतीय रेल 1200 नॉन AC रेलगाड़ियां भी चलाने लगेगा। फिलहाल इनका रूट तय नहीं है, लेकिन अनुमान है कि पहले गाड़ियां उन रूट्स पर चलेंगी जिनसे प्रवासी बड़ी संख्या में आना जाना करते हैं। पटरी और सड़क का अपडेट तो आ गया, प्लेन का अपडेट भी सुन लीजिए। आज केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने आज ट्वीट कर जानकारी दी कि सोमवार यानी कि 25 मई से कुछ घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके बारे में सभी एयरपोर्ट्स और विमानन कंपनियों को इत्तला दे दी गई है। हर यात्री को मास्क पहनना जरूरी होगा। क्षमता से कम यात्री एक प्लेन में जाएंगे। 3 सीट में से बीच वाली सीट फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिहाज से खाली रखी जाएगी। देश में मार्च के आखिरी हफ्ते से घरेलू उड़ानें बंद हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ये अभी भी बंद रहेंगी। एक अपडेट ये है कि डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में 5 दिन पहले गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है। प्रकाश जारवाल दिल्ली के देवली से विधायक हैं। पूछताछ में कुछ नई जानकारी भी सामने आई। पुलिस का कहना है कि प्रकाश जारवाल टैंकर माफिया थे। दिल्ली जल बोर्ड में हर टैंकर को चलाने के लिए टैंकर मालिकों से पैसे लेते थे। दिल्ली में 18 अप्रैल को राजेंद्र भाटी नाम के डॉक्टर ने खुदकुशी की थी और सुसाइड लेटर में आम आदमी पार्टी के विधायक पर लगातार धमकी देने का आरोप लगाया था। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ।
आज 20 मई है। आज से 2 महीने पहले 20 मार्च का दिन याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। 24 घंटे बीत चुके थे। पीएम ने कोरोना के खतरे से देश को आगाह किया। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रखने का भी निवेदन किया। ये बात तब की है जब देश में कोरोना के 200 से भी कम मरीज थे। इसके बाद पीएम फिर टीवी पर आए, कोरोना को हराने और देश को बचाने के लिए 21 दिन मांगे। 25 मार्च से शुरू हुआ पहला लॉकडाउन। हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हैं जिन्होंने बहुत कम मरीज आने पर ही लॉकडाउन लगा दिया था। अब हम लॉकडाउन के चौथे हिस्से को पार कर रहे हैं। लॉकडाउन लागू करना ज़रूरी है, लेकिन ना तो पहले जितना सख्त ये रहा और ना ही कोरोना संक्रमण को लेकर सरकारें अब उतनी मुस्तैद दिख रही हैं। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 5600 से ज़्यादा मरीज आए। ये एक दिन के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हर थोड़े अंतराल में हमारे पास एक और नया आंकड़ा होता है, पहले से बड़ा। देश में कुल मरीजों की संख्या 1 लाख के पार है। यानी कुछ हफ्तों पहले इटली, स्पेन और अमेरिका के जो हालात थे, हम तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद ना तो सरकार के मन में और ना ही जनता के मन में शायद कोरोना का उतना डर बचा है। तो क्या अब कोरोना कम खतरनाक हो गया? ये सरकारें मान चुकी हैं कि संक्रमण काबू हो ही नहीं पाएगा? बड़ी खबर में आज इसके हर पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन लगाया गया क्योंकि संक्रमण की चेन तोड़ने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन अब अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। उसे ऑक्सीजन देने का एकमात्र तरीका लॉकडाउन खोलना है। लेकिन संक्रमण का खतरा तो टला नहीं। तो लॉकडाउन लगने और आंशिक रूप से खुलने के बीच हमें क्या हासिल हुआ, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण की जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल रोज कोरोना का अपडेट देते थे। गृह मंत्रालय के अधिकारी और आईसीएमआर के प्रतिनिधि भी आते थे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना होती थी, फिर रविवार की छुट्टी होने लगी, फिर कभी कभी शनिवार की भी। फिर ये होने लगा कि अगर केंद्र की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस दिन स्वास्थ्य मंत्रालय वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास एक ही हॉल हो, जहां या तो वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती हो या स्वास्थ्य मंत्रालय की। 11 मई के बाद तो हद हो गई। इसके बाद आज 90 दिन जाकर 9 दिन के गैप के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस बीच हमने कम से कम 2 बार इतने नए मामले देखे जितने पहले कभी सामने नहीं आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 लाख के ऊपर चला गया, मौत का आंकड़ा 3000 के ऊपर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी तो लव अग्रवाल ने पहला आंकड़ा ठीक हुए मरीजों का दिया, लेकिन ज़्यादा वक्त वो बस यही बताते रहे कि बाकी देशों से भारत में कोरोना का खतरा कम है। सुनिए। एक संतोषजनक विषय यह है कि अगर हम देखें तो पाते हैं कि अब तक 42,298 केस रिकवर हो चुके हैं और टोटल एक्टिव केसेस की संख्या अभी करीब 61,149 है। कि अगर पूरे देश की जनसंख्या लें, पूरे दुनिया की जनसंख्या लें, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। इसमें अगर आप कंपैरिजन के रूप में देखना चाहें तो जैसे 10 और देश हैं जहां पर कि कोविड-19 के अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, तो हम पाते हैं कि जहां एक तरफ हमारे यहाँ 7.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरे देशों में जो कि उससे ज़्यादा जहाँ पर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वह 100, 115 से लेकर 496 तक की संख्या में उनको ऑब्जर्व किया गया है। हम स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन ये हजम होने में थोड़ा मुश्किल है कि रोज़ 5000 मामले सामने आ रहे हों और भारत में कोरोना का खतरा कम बताया जाए। जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था तो सबसे ज़्यादा डर था कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, यानी समुदाय के स्तर पर फैलाव का। इसका मतलब ये होता है कि संक्रमण इतना बढ़ जाए कि किससे किस में फैल रहा है ये मालूम न चले। अभी भारत में वैसी स्थिति है, लेकिन सरकार अपनी ज़बान से ये शब्द निकाल ही नहीं रही। क्या सरकार रोज़ 5000 मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है? हो सकता है सरकार नाम के फेर में न पड़ना चाहती हो, लेकिन नाम न हो तो कम से कम गंभीरता तो हो। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की 18 मई को नई टेस्टिंग स्ट्रेटजी आई। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग को लेकर कहा कि जिनमें लक्षण दिख रहे हैं सिर्फ उनकी ही जांच की जाए। यानी टेस्टिंग की रणनीति अब भी पैसिव है, मास टेस्टिंग का नाम नहीं है, जबकि हम अब लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं। अमेरिका में आबादी 33 करोड़ से नीचे है, लेकिन वहाँ कहा गया कि लॉकडाउन पूरी तरह खोलने के लिए 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जाएंगे। तब वहाँ विशेषज्ञों ने इसे नाकाफ़ी बताया था। हमारे यहाँ आबादी है 135 करोड़,
बाकी गणित आप खुद लगा लीजिए। क्या कम टेस्टिंग के पीछे ये विचार है कि जांच कम होगी तो कोरोना संक्रमण के मामले कम आएंगे? इसके अलावा लक्षण न होने पर कोरोना मरीजों को भी अस्पताल से 10 दिन में ही छुट्टी देने के निर्देश जारी हो गए हैं। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आक्रामकता अब बहुत हद तक कम हो रही है। सिर्फ केंद्र ही ऐसा कर रहे हो ऐसा नहीं है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की बात करते हैं। दिल्ली में आज 534 कोरोना मरीज सामने आए। ये भी एक दिन में आया अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कुल मरीजों की संख्या 11,088 हो गई। आंकड़े बढ़ रहे हैं तो सरकार मरीजों को गिनने के तरीके में ढील दे रही है। दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जो कोई मरने के बाद अस्पताल पहुंचेगा तो उसकी कोरोना जांच नहीं होगी। यानी अगर मौत कोरोना की वजह से हुई तो भी नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किए कि डॉक्टर्स के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर्स उनमें अब बदलाव होगा। सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स के लिए होटल आइसोलेशन होगा जिनमें लक्षण हैं या जो संक्रमण के हाई रिस्क में है। अब एक उदाहरण राजस्थान का भी दे देते हैं। राजस्थान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक अशोक गहलोत सरकार ने स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील किया था। राज्य के बाहर से आने वालों को स्कूल में रखा जाता था। उनके खाने पीने का प्रबंध ग्राम पंचायत की तरफ से था। लेकिन हफ्ते भर पहले नियम बदल गए। डीएम और एसडीएम के स्तर पर नए निर्देश जारी हुए। इनकी एक कॉपी ललन टॉप के पास है। नए निर्देश क्या हैं? जिनके पास आवासीय व्यवस्था नहीं है सिर्फ उनको ही क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। इस आदेश के बाद पहले से क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों को अब घर भेजा जा रहा है। राजस्थान में दूसरे राज्य से प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं। स्क्रीनिंग की औपचारिकताएं हो रही हैं। जिनमें लक्षण दिख रहे हैं उनकी जांच हो रही है और इनमें से कई पॉजिटिव भी आ रहे हैं। परेशानी वाली बात यह है कि अब संक्रमण गांव और ढांडियां यानी कि छोटी बसाहट उनके स्तर पर भी फैल रहा है। आज राजस्थान में संक्रमण के 61 नए मामले आए। कुल मरीजों की संख्या 5,906 हो गई। संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन गहलोत सरकार की रोकथाम की कोशिशें अभी भी सुस्त हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में गुजरात वाला बहुप्रचारित मॉडल भी फेल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या गुजरात में है, लेकिन हालात ज्यादा खराब हैं। साधारण सा गणित है। गुजरात में अब महाराष्ट्र से 1/3 मामले हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा 1/3 पर नहीं है। महाराष्ट्र में 1,325 मौतें हुई, गुजरात में 719। साफ है कि मृत्यु दर गुजरात में ज्यादा है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 395 नए मरीज आए। कुल मरीजों की संख्या 12,140 हो गई। अब गुजरात सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और सरकार अब जांच कम कर रही है। पश्चिम बंगाल, यहां हालात और भी खराब हैं। लॉकडाउन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार, उनका झगड़ा लगातार चल रहा है। हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी कम टेस्टिंग को लेकर तो कभी लॉकडाउन में सख्ती नहीं बरतने को लेकर। ममता बनर्जी अब केंद्र के साथ अहंकार की लड़ाई लड़ रही हैं और उधर कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। वहां अब तक 2,961 कोरोना मरीज आए, जिनमें से 250 की मौत हो चुकी है और आंकड़ों में धांधली का आरोप तो लग ही रहा है। ममता बनर्जी ने अब जाकर टेस्टिंग की दर थोड़ी सी बढ़ाई है। केरल और कुछ और राज्यों को छोड़कर कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगभग सभी राज्यों में बढ़ रहे हैं। इसलिए एक लाजिम सा सवाल तो मन में उठता ही है कि जब यही हालत होना था तो लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ? इस तरह का सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय से भी पूछा गया। सुनिए जवाब। हमारा मेजर फोकस रहा है कि हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें और उसमें भी हमने देखा है कि अराउंड ओनली 6.39% केसेस में ही केसेस जो या तो जिनको की ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत थी या वेंटिलेटर की ज़रूरत थी या आईसीयू सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो ओवरऑल जो हमारा मेजर फोकस शुरू से रहा है कि हम कंटेनमेंट जोन्स में काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करें, लॉकडाउन के द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें। तो उसके तहत ही हम पाते हैं कि हमारे जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन के एफर्ट्स हैं उससे काफ़ी केसेस रिकवर हो रहे हैं और साथ ही बहुत सारे केसेस रिकवरी के रास्ते में हैं। ये सही बात है कि लॉकडाउन के दौरान हमने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। कोरोना से लड़ने की तैयारी के लिए वक्त मिल गया। जब बाकी देश लॉकडाउन लगा रहे थे तो हमने भी उचित वक्त पर लॉकडाउन लगाया, लेकिन एक कमी छूट गई। जब बाकी देश बड़े स्तर पर टेस्टिंग कर रहे थे तब हम पिछड़ रहे थे। अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, रूस जैसे देशों ने हर 10 लाख लोगों में 40,000 से ज़्यादा की टेस्टिंग की और हमारे देश का रेट अभी भी प्रति 10 लाख में 2,000 से कम है। हमसे कहीं कम संसाधनों वाले देश में हमसे अधिक टेस्टिंग हुई। पूरी दुनिया में लॉकडाउन तब खुला जब संक्रमण और मौतों का कर्व फ्लैट हुआ। हमारा कर्व फिलहाल कंचनजंगा बनने की ओर है, लेकिन सरकारें ढील दे रही हैं क्योंकि कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा।
आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ऐसा लगा कि सरकार अब बताने लगी है कि देश में कोरोना से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, मरीज ठीक हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत भी ना के बराबर मरीजों को पड़ती है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कह दिया कि जब तक टीका या दवा नहीं आ जाता, संक्रमण का पक्का इलाज नहीं है। टिप्पणीकार कह रहे हैं, सरकार अघोषित तौर पर मान रही है कि संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकता। हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? हर्ड माने झुंड। हर्ड इम्यूनिटी यानी संक्रमण लोगों में फैलता जाए, उसके बाद उनमें से खुद प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए, जो ज़्यादा क्रिटिकल केस हों उन्हें अस्पतालों में उपचार कर दिया जाए। ये गंभीर प्रश्न है जिसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। और यहाँ राज्य पतली गली से ना निकले। केंद्र के हिस्से के जवाब केंद्र से मांगे जाएंगे और राज्यों को भी नहीं बख्शा जाएगा। लोगों से क्या छिना, इसका हिसाब सरकारें नहीं दे पाएंगी तो कम से कम अपनी गलती मानने के लिए तो तैयारी कर ही लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 मई को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। पहला फैसला, कैबिनेट ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS की शुरुआत की। 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को इसके तहत मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा जो छोटे मझोले सूक्ष्म उद्योग है यानी कि MSME और इसके इच्छुक कर्जदार हैं, उन्हें अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100% गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी। कर्ज लेते वक्त गारंटी देनी होती है, उसी गारंटी की बात हो रही है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार मौजूदा और अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपए की राशि देगी। कैबिनेट ने यह भी मंजूरी दी कि यह योजना GECL सुविधा के तहत ऐलान की तारीख से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक स्वीकृत सभी कर्जों या फिर 3 लाख करोड़ की सीमा जो भी पहले हो, इस योजना को कोविड-19 और इसके बाद लॉकडाउन की वजह से बनी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए लाया गया है। MSME सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसलिए MSME के लिए लगातार ऐलान किए जा रहे हैं, क्योंकि यही सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार भी देता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्ज देने वाली संस्थाएं यानी कि बैंक और वित्तीय संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी NBFC, इनके पास MSME के लिए अतिरिक्त फंडिंग की उपलब्धता बढ़े। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को स्वीकृति दी है। योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दे दी गई है। ये स्कीम 31 मार्च को खत्म हो गई थी। इसके तहत सीनियर सिटीजन 10 साल के लिए निवेश कर मासिक या सालाना पेंशन का विकल्प ले सकते हैं। उन्हें एक तय रिटर्न की गारंटी मिलती है। एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश कर सकता है। कैबिनेट ने इस योजना में निवेश पर 2020-21 के लिए 7.4% के रिटर्न की मंजूरी दी है। इसके बाद हर साल का ब्याज दर तय होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना यानी कि FME को स्वीकृति दी है। केंद्र प्रायोजित योजना है ये। व्यय को 60-40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा। 2 लाख सूक्ष्म उद्योगों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। योजना को 2020-21 से 2024-25 तक चलाया जाएगा। करीब 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग बिजनेस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये इस क्षेत्र का 98% हैं और ये असंगठित और अनियमित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 8 करोड़ प्रवासियों, फंसे हुए प्रवासियों के लिए केंद्रीय भंडार से 2 महीने यानी कि मई जून 2020 तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज के आवंटन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कुछ ऐलान मछली पालन के क्षेत्र के लिए भी हुए हैं। शो में अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन जाते जाते एक आखिरी बात एक कवि से जुड़ी। कौसानी पर्वतों के बीच बसा अल्मोड़ा का एक गांव। सन 1900 एक बालक का जन्म होता है, अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटा। कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता है और बाकी के लोग हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। कुछ दिनों तक तरह तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। बच्चे का जन्म हुआ पर माँ अचेत थी। 6 घंटे बीते तो माँ चल बसी। ये उस बच्चे के जीवन की शुरुआत है जिसे साहित्यिक दुनिया में इंडिया का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति से लेकर नारी तक को अपनी कविताओं में जगह देने वाले सुमित्रा नंदन पंत का आज जन्मदिन है। ये जो आप आकाशवाणी और दूरदर्शन शब्द सुनते हैं, ये इन्हीं के गढ़े हुए हैं। आज हम आपको उनके जन्मदिन पर उनकी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी में न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक।
इस तरह की कल्पनाओं को अपने मन में, अपने जीवन में स्थान देते रहिए। कविता पढ़ने वाला समाज करुणा से भरा होता है। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।